हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओई एग्जाम के लिए जीएस टेस्ट सीरीज और आज ये 6वीं टेस्ट सीरीज है हमारी। इसके पहले हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं जिनका वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, तो आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न है कि बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों द्वारा जारी एमआर वैक्सीन का क्या नाम है। ऑप्शन है रूबी एक्सम, मिशलोगार्ड, इम्यूनेला या फिर मोबेला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मोबेला। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों द्वारा एमआर वैक्सीन मोबेला पेश की गई। इसके 2 खुराक में दिया जाता है। पहली खुराक 9 महीने पर और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में देने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों को प्राथमिक कारण बताते हुए आधिकारिक तौर पर भारत में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। 30 सितंबर को परिचालन बंद होने के बाद भारत सरकार की लगातार चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में अपना दूतावास अस्थायी तौर से बंद कर दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो तेलंगाना ने सिद्दीपेट जिले के बुरु गुप्पाली में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया, जो 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जम्मू और कश्मीर के किस क्षेत्र को हाल ही में केसर के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है गुलमर्ग, किश्तवाड़, पहलगांव या फिर सोनमर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी किश्तवाड़ को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र के केसर को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, जो कि किश्तवाड़ में उत्पादित इस बेस कीमती मसाले की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 मेघालय में उमरोई में संयुक्त प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। यह अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना में विशेष बलों के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए नई प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लग्जमबर्ग में प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया। लग्जमबर्ग में प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया। ऑप्शन है ल्यूक फ्रीडेन, जेवियर वेटेल, जीन क्लाउड जंकर या फिर एंटनी स्नाइडर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ल्यूक फ्रीडेन ने। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री की पद पे जो विराजमान हुए वह हैं ल्यूक फ्रीडेन। लग्जमबर्ग के पूर्व वित्त मंत्री और क्रिश्चियन सोशल पीपुल्स पार्टी के सदस्य ल्यूक फ्रीडेन ने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया, जो देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जेंटीना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत हासिल की है। अल्बर्टो फर्नांडीज, जेवियर माइली, क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर या फिर सर्जियो मस्सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जेवियर माइली ने। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो स्ववर्णित अराजक पूंजीवादी और दक्षिणपंथी लोक लुभावन जेवियर माइली ने अर्जेंटीना में हाल ही में राष्ट्रपति पद के चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की, जो आर्थिक चुनौतियों के प्रति जनता के असंतोष के जवाब में पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का संकेत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है IDF के अनुसार लाल सागर में तुर्की से
भारत के रास्ते में मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किस समूह ने किया था? यमन के हौथी विद्रोही, सोमाली समुद्री डाकू, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड या फिर लीबियाई विद्रोही। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यमन के हौथी विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडर का अपहरण किया था, मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की प्रतिनिधि को 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया? ऑप्शन देखते हैं, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरस या फिर ग्वाटेमाला। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा निकारागुआ। निकारागुआ की सेनिस पालियासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया। उन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली निकारागुआन महिला के रूप में इतिहास रचा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निकारागुआ की राजधानी होगी मानागुआ। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि पटेल, सोनिया मेहता, शकुंतला भैया या फिर अनिल कपूर। तो यहाँ पे कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शकुंतला भैया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक समर्पित कानूनी पेशेवर शकुंतला एल भाया को उनके कानूनी अनुभव और न्याय और वकालत के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम किसान भाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पीएम किसान भाई योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है यह है कि फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पीएम किसान भाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य है फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना। तो पीएम किसान भाई योजना किसानों को यह तय करने की स्वायत्ता प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है कि उन्हें अपनी फसल बेचनी है, उन्हें अपनी फसल कब बेचनी है। इससे उन्हें अपनी उपज पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और बेहतर कीमतों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषि सुनक ने यूके के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? विक्टोरिया एटकिंस, ऋषि सुनक, स्टीव बार्कले या फिर डेविड कैमरून। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डेविड कैमरून को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को विदेश सचिव नियुक्त किया, जो राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, उत्तराखंड। कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रचने जा रहा है। राज्य सरकार के इस कदम का उद्देश्य कानूनी एकरूपता स्थापित करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और मौजूदा कानून ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से हट गया है? ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या फिर यूक्रेन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रूस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो नाटो के विस्तार के कारण रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से हट गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में किन दो भारतीय शहरों को मान्यता दी है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कोझिकोड और ग्वालियर, ऑप्शन बी है जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन सी है चेन्नई और हैदराबाद, ऑप्शन डी है मुंबई और दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका कोझिकोड और ग्वालियर को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में नामित किया गया है, जबकि ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता मिली है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा उद्घाटन की गई मिट्टी कैफ़े के बारे में क्या अनोखा है? तो मिट्टी कैफ़े के बारे में यहाँ पे जो अनोखा है यह है कि इसका प्रबंधन पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर एक अद्वितीय प्रतिष्ठान में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया, जो पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इस बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ रुपए का है। दूसरा है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन जो है वह गलत नहीं है, दोनों कथन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही एक और ना ही दो, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य के वर्ष 2024-25 के बजट में 24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं हैं। दूसरा है कि यूपी में बजट के निधि के प्रवाह में सबसे बड़ा योगदान राज्य के अपने कर राजस्व का है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो सही कथन होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर 23 का चौथा संस्करण और समन्वित गश्ती कॉर्पेट 23 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? बंगाल की दक्षिणी खाड़ी, उत्तरी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर हिंद महासागर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्ती कॉर्पेट 23 अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ। भाग लेने वाले जहाज़ों में भारतीय नौसेना के कुथार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर के साथ साथ बांग्लादेश नौसेना के अबू बकर, अबू उबैदाह और MPA शामिल थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में छठा भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ स्थित है? तो ये दूतावास स्थित है सिएटल, वाशिंगटन में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो छठा वाणिज्य दूतावास हाल ही में सिएटल, वाशिंगटन में खोला गया, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत होते आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नवंबर 2023 को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आनंदी रामलिंगम, हीरा लाल सामरिया, विनोद तिवारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हीरा लाल सामरिया जी को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हीरा लाल सामरिया ने 6 नवंबर 2023 को केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सचिव आयुक्त की भूमिका संभाली। 1985 बैच के 63 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले के सुदूर गांव पहाड़ी में हुआ। श्री सामरिया ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव और तेलंगाना के वाणिज्यिक कर आयुक्त के रूप में कार्य किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पूर्वी अफ्रीकी देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास द्वारा स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का घर है? तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक या फिर युगांडा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया, जो भारत और तंजानिया के बीच वैश्विक शिक्षा और सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीडन की साब को भारत में नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है 100%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वीडन की साब को भारत में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 100% FDI की मंजूरी मिल गई है, जो देश के रक्षा क्षेत्र में ऐसी मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विस ग्रुप IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो स्विस ग्रुप IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार भारत में नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। 483 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के साथ साथ भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच एक रेलवे लिंक है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना भारत बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार और कनेक्टिविटी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना ढाका के रास्ते अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा के समय को 38 घंटे से घटाकर लगभग 10 घंटे कर देगी। इससे लोगों के लिए दोनों देशों के बीच यात्रा करना आसान हो जाएगा और माल के परिवहन में भी आसानी होगी। अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन एक स्वागत योग्य कदम है और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए संकट है? प्राकृतिक वास का नुकसान, आवासों का विखंडन, बाहरी प्रजातियों का आगमन, वानिकी या फिर सह विलुप्तता। तो यहाँ पे कौन जो है जैव विविधता के लिए संकट है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जैव विविधता के लिए संकट इसमें से प्राकृतिक वास का नुकसान, आवासों का विखंडन, बाहरी प्रजातियों का आगमन, वानिकी और सह विलुप्तता, ये सब जो हैं ये जैव विविधता के लिए संकट हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी कि NCMB किस शहर में स्थापित है? भावनगर, जामनगर मेम, मुंबई या फिर पुदुचेरी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन बी, जामनगर मेम में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी गुजरात राज्य के जामनगर शहर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस अवायवीय पाचक या जैविक पदार्थ के किण्वन से उत्पन्न होने वाली गैस है। इसमें मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वान सम्मेलन किससे संबंधित है? विलुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार से, प्रवासी पक्षियों से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जहरीले रसायनों से। तो वान सम्मेलन है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके प्रवासी पक्षियों से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वान शहर जो है यह जर्मनी में स्थित है और वान सम्मेलन जो है यह प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये 2018, 2017, 2020, 2019। तो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2019 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण जो है यह क्या है? तो यह सामाजिक वानिकी का अच्छी परिभाषा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा निम्नलिखित में से किस का निधियन तंत्र अथवा वित्तीय क्रियाविधि नहीं है? तो ये जो है जोखिम भरे रसायनों से संबंधित रॉटरडैम अभिसमय से नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता सुविधा रॉटरडैम्स अभिसमय हेतु निधियन तंत्र नहीं है, यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है यह रॉटरडैम अभिसमय को पैसा नहीं देता है। यह जैव विविधता संबंधी अभिसमय तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए एक वित्तीय क्रियाविधि है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में ग्रीन हाउस गैसों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका उत्पादन प्रशीतकों, सफाई विलायकों, अग्निशमन यंत्रों, कीटनाशकों आदि के प्रयोग से होता है। इन ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है। हेमिस हाई जम्मू कश्मीर, मुकंदरा हिल राजस्थान, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो सुल्तानपुर दिया हुआ है, सुल्तानपुर जिला तो उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे तीसरा जो है यह सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लाहौल और स्पीति जिले में। पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान लाहौल और स्पीति जिले हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सतपुड़ा, सिमलीपाल और वाल्मीकि, इन तीनों में पाए जाते हैं। पिनघाटी में नहीं पाए जाते, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त विवरण संबंधित है। किससे संबंधित है? जैवमंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैवमंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जैवमंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कियांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पहला है, यह तिब्बत के पठार में पाया जाने वाला एक जानवर है। दूसरा है, यह याक की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। और तीसरा है कि यह संवेदनशील सुभेद प्रजाति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा आपका ऑप्शन ए। केवल एक सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कियांग सबसे बड़े आकार का जंगली गधा है। तो कियांग जो होता है यह सबसे बड़े आकार का जंगली गधा है। यह तिब्बती पठार में पर्वतीय तथा अल्पाइन घास भूमि में पाया जाता है। इस प्रजाति के अन्य प्रचलित नाम है तिब्बती जंगली गधा, ख्यांग और गोरखर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। वर्मी कल्चर, खाद डालना, ताप अपघटन, कचरा भराव क्षेत्र, जलाए जाने वाले पौधे। अब भारत में ठोस अपशिष्ट के उपचार और निस्तारण के लिए उपयुक्त में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो सभी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य जाल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक अव्यवस्थित खाद्य श्रृंखला से संबद्ध है। बिल्कुल सही है। प्रथम प्रकार हरे पादपों, शैवालों तथा प्रकाश संश्लेषी प्लैंकटन के साथ प्रारंभ होता है, ये भी सही है। द्वितीय प्रकार में कार्बनिक कचरे आते हैं, तो ये भी सही है। इनमें मुख्यतः पादपी क्रियाकलाप समाहित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी या फिर यांगजी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लंबाई के दृष्टिकोण से नील सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर अफवाह क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी नदी होगी, और लंबाई के बेस पे ये सेकंड नंबर की नदी हो जाएगी लंबाई में, कि दुनिया की सबसे लंबी दूसरी नदी जो होगी यह अमेजन हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? गैबन, गुयाना, गिनी या फिर गिनी बिसाऊ। तो यहाँ पे गुयाना जो है यह दक्षिण अमेरिका का देश है, ना कि अफ्रीका का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुयाना अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में कैरिबियाई द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ नगर दिया हुआ है। तो इरी के पास जो है नगर स्थित है वह है डेट्रॉइट। मिशिगन जो है यह स्थित है गैरी।
और ओंटारियो ओंटारियो जो है ओंटारियो जो है या हैमिल्टन, ओंटारियो के पास हैमिल्टन स्थित है। और सुपीरियर जो है या डुलुथ के पास स्थित है। सॉरी, सुपीरियर के पास डुलुथ स्थित है। डुलुथ जो है एक नगर है जो कि सुपीरियर झील पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा, दो ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, यह हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपे, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मलाबो। तो यहाँ पे मालदीव का जो मलाबो दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि मालदीव की जो राजधानी है यह माले है, ना कि मलाबो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। निर्जातीय समूह और देश दिया हुआ है, तो यहूदी इजराइल में हैं, टेडा जो है टेडा या लीबिया में, और बेजा जो है या मिस्र में, और लुर जो है या ईरान में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंग जो विश्व की विलुप्त प्राय प्रजाति है उसका निवास क्षेत्र है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ पर सदाबहार वनों का व्यापक विस्तार है। दूसरा है, यह पार्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र कुछ वृक्ष रहते हैं। तीसरा है, यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु में विविधता का अभाव है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सवाना बायोम का विस्तार 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर पाया जाता है। यहाँ पर कम वर्षा और उच्च तापमान पाया जाता है। स्पष्ट ग्रीष्म और शीत ऋतु के साथ ही यहाँ पर सवाना घास पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घास भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीतोष्ण घास भूमियों में उष्णकटिबंधीय घास भूमियों की अपेक्षा लंबी घासें होती हैं। कंपोस और लानोस उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के उदाहरण हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है यह है केवल 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण घास भूमियों में उष्णकटिबंधीय घास भूमियों की अपेक्षा छोटी घासें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भौगोलिक विशेषताएं, अवस्थिति। लोम्बार्डी का मैदान इटली, स्टेपी क्षेत्र यूक्रेन, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार फिनलैंड, पुस्टास क्षेत्र हंगरी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार फिनलैंड, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार या बैंक स्लॉवार्ड नॉर्वे में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। हिम निर्माण, वायुमंडलीय दबाव, हिमद्रवित जल, वर्षा जल की आपूर्ति। उपयुक्त में से कौन से कारक जो है कारकीय महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक यहाँ पे महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे सभी कारक जो हैं यह महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ये चक्रवात सामान्यतः दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री व 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। दूसरा कथन है, इन चक्रवातों की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। तीसरा है, इन चक्रवातों में केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है। और चौथा कथन है, इन चक्रवातों पर कोरियालिस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि दूसरा, तीसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव शून्य रहने के कारण ये वहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं तथा इनके केंद्र में सापेक्षिक रूप से न्यूनतम वायुदाब रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोहन, आल्प पर्वत, बोरा, साइबेरिया, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। तो यहाँ पे
स्थानीय पौने दिए हुए हैं और स्थान का नाम दिया हुआ है कि कहाँ ये चलती हैं। अब इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरा, जो साइबेरिया दिया हुआ है सही नहीं है। बोरा पवन का संबंध एड्रियाटिक सागर से है। एड्रियाटिक के तटवर्ती क्षेत्र में बोरा पवन चलती है, ना कि साइबेरिया में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि किसी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। दूसरा है कि भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षोभमंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में एवं भूमध्य रेखा पर सापेक्षिक रूप से अधिक होती है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी भी मरुस्थलों की उत्पत्ति का कारण है। दूसरा है ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं जहां वायु अवतलित होती है। तीसरा कथन है गर्म महासागरीय धाराएं भी मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं। कौन कौन से कथन सही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही है। पहला एवं दूसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि गर्म महासागरीय धाराएं भी मरुस्थलों के निर्माण में सहायक है। गलत है, ठंडी महासागरीय धाराएं जो हैं यह मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पहला एवं दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया और लीबिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो यहाँ पे पहला कथन ही यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि लीबिया जो है यह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। लीबिया भूमध्य सागर के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे पहला कथन ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है। दूसरा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कारण ज्वारीय प्रभाव है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाढ़ प्रवण क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। बिहार दूसरा सबसे बड़ा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में महानंदा, अजय, दामोदर आदि नदियों की अपर्याप्त क्षमता तथा ज्वारीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भारत बाढ़ग्रस्त रहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नुयेर व डिनका क्या है। तो नुयेर व डिनका जो है यह दक्षिण सूडान के दो सबसे बड़े जातीय समूह हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तेल क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। रवा तेल क्षेत्र गुजरात, मोरन हुगरीजन तमिलनाडु, मंगला क्षेत्र असम। तो यहाँ पे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है यहाँ, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो रवा तेल क्षेत्र जो है यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी घाटी में स्थित है। और मोरन हुगरीजन जो क्षेत्र है यह असम के नाहरकटिया से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। और मंगला क्षेत्र जो है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही आंसर भी हमने देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। ऑप्शन देखते हैं। यह कोयला अधिक गहराई में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, गलत है। इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। और इनमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% के बीच होती है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे बिटुमिनस कोयले के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली शुष्क कृषि व बागवानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। दूसरा है भारत में हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रणाली अत्यंत सफल रही है। तीसरा कथन है कि इस प्रणाली में जल की खपत कम होती है तथा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। तो पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र नहर व ट्यूबवेल का अधिक योगदान था, ना कि ड्रिप सिंचाई का। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन गलत है, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक मिनट, सॉरी, कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे पहला तीसरा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष समझे जाने वाले देवदार मुख्यतः हैं। बड़े सदाबहार शंकुधारी वृक्ष जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। ऑप्शन बी है चौड़ी पत्तियों वाले मध्यम ऊंचाई के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष। तीसरा कथन है चौथी पत्तियों वाले मध्यम ऊंचाई के शुष्क पर्णपाती वृक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। देवदार मुख्यतः बड़े सदाबहार शंकुधारी वृक्ष हैं जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावई से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो कोरावई जो होते थे यह विजय की जो एक देवी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संगम काल में शिव, अर्धनारीश्वर, अनंत साई, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय थी। संगम काल में कोराई जो थी यह विजय की देवी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। दूसरा है कि कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पृष्ठभाग में देवता का अंकन है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा केवल 2, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि शिल्पाधिकारम की रचना जो है यह तमिल भाषा में हुई है, ना कि तेलुगु में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में विष्टिपद संदर्भित है बलाश्रम से, व्यापारियों से, किसानों से, या फिर शाही सेना से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बलाश्रम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, जो कि बिल्कुल सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, ये भी सही है। उसके काल में यात्री ह्वेनसांग भारत आया, तो ये गलत है। ह्वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत नहीं, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, ये भी कथन सही है, यानी कि डी भी सही है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण लिख गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह सही नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा या से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र थे? नागार्जुन कोंड, अमरावती, विदिशा, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नागार्जुन कोंड और अमरावती दोनों जो थे या कुषाण काल में बौद्ध कला के महान केंद्र थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। दूसरा है सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित सोने की खदान थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में स्थित सोने की खदान थी। यहाँ पे दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? भाब्रू अभिलेख, प्रथम लघु अभिलेख, 13वां अभिलेख, या फिर पहला बृहत शिलालेख? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम लघु अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अशोक के नाम का उल्लेख केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में किया गया है, जो कर्नाटक के 3 स्थानों यानी कि मस्की, निट्टूर और उदगोलम तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा से मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन सातवाहन शासक यज्ञश्री गौतमी पुत्र के समकालीन थे। दूसरा है कि अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रथम ग्रंथ बुद्धचरितम की रचना की। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया? बंगाल, आगरा, शाहजहानाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है एक तरफ इमारत दिया हुआ है और दूसरी तरफ है स्थान। कुतुब मीनार दिल्ली, अटाला मस्जिद अहमदाबाद, जहाज महल मांडू। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा युग्म जो दिया हुआ है यह सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि अटाला मस्जिद जो है यह अहमदाबाद में ना होकर के जौनपुर में स्थित है, तो दूसरा कथन सही नहीं है। बाकी पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रचना और रचनाकार, विक्रमांक देवचरित्र कल्हड़, राजतरंगिणी बिल्हड़, गीत गोविंद जयदेव, कथा सरित सागर सूरदास। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गीत गोविंद जो है या जयदेव के द्वारा लिखा गया है, यही यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विक्रमांक देवचरित्र जो है यह बिल्हड़ के द्वारा रचित है, राजतरंगिणी जो है या कल्हड़ द्वारा रचित है, और कथा सरित सागर जो है यह सोमदेव के द्वारा लिखित है, ना कि सूरदास के। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है यह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरा का केशव राय मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है, अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार किया। दूसरा कथन है, काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तीसरा है कि इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी यहाँ पे सही है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है कथन में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अकबर के गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया, किसके उसमें किया गया? तो ये किया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य जो था या साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित कथनों में से असत्य कथन छांटिए। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो भारतीय मुसलमानों पर पाश्चात्य विचारों और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव देर से पड़ा, बिल्कुल सही है। मुस्लिम समुदाय से मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया, ये भी सही है। मुसलमानों में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे नेताओं के प्रयासों से हुई। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का हिंदुओं की अपेक्षा तीव्र प्रभाव हुआ, ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि असत्य ही पूछा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 का जो सही आंसर होगा असत्य कथन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई? बलिया, झांसी, तामलुक, सतारा, किन किन स्थानों पर हुई है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के तामलुक में और बम्बई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बनाई। झांसी में नहीं बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के स्त्रियों संबंधित सुधारों पर विचार कीजिए। पहला है, सती प्रथा का अंत किया। दूसरा है, स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत प्रांतीय प्रशासन में हुए
परिवर्तित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों के लिए विधान परिषदें बनाई गईं। दूसरा कथन है, प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक अधिकार दिया गया। और तीसरा कथन है, प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भाईचारा, जमीन पर गांव बिरादरियों का सामूहिक स्वामित्व। महाल, गांव का समूह। तीसरा है, अंग्रेज नवाब, भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज अफसर। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा युग्म यहाँ पे अंग्रेजी नवाब जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय सामंतों का रहन सहन अपनाने वाले अंग्रेजों को नवाब कहा जाने लगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। भीलों का विद्रोह उड़ीसा, गोंडों व खोड़ों का विद्रोह बंगाल व बिहार, मेड़ों का विद्रोह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, संथालों का विद्रोह राजस्थान। अब इनको सुमेलित करना है, एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पे भीलों का विद्रोह बंगाल व बिहार में हुआ था। भीलों का जो विद्रोह है या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, गोंडों व खोड़ों का जो विद्रोह हुआ या उड़ीसा में हुआ था, और मेड़ों का विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था राजस्थान में, और संथालों का विद्रोह जो हुआ था यह बंगाल और बिहार में हुआ था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैसूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य पर अधिकार कर लिया। दूसरा कथन है, हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने सैनिक प्रशिक्षण और संगठन के आधुनिक तरीकों को अपनाया और आधुनिक किस्म के हथियार बनाने के लिए एक कारखाना खोला। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है, तो दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया गया यह किया गया जनरल सर डेविड बेयर्ड के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो दरिया दौलत महल जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा है, इस आंदोलन में मदिगा जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अब उपयुक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे मदिगा जाति के नहीं, महार जाति के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई, तो यहाँ पे जिस संगठन की स्थापना की गई है वह है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह इसकी विशेषता नहीं है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे कि राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत की संघीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं यह है कि दोहरी सरकारी राज्य व्यवस्था, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, द्विसदन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यही यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ऑप्शन बी, सी और डी
बिल्कुल सही है, जो कि संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता है। ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NRI द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्त या शर्तों में कौन सी पूरी की जानी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए। दूसरा है, NRI चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं। तीसरा कथन है, पात्र NRI को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला कथन सही नहीं है, लेकिन दूसरा एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता या करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों यहाँ पे करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है यहाँ है। पहला है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। दूसरा कथन है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे सही है, तो सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, केवल दूसरा सही है, क्योंकि पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार का संबंध है, गलत है। 300A में यह अधिकार दिया हुआ है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तीसरा जो है ये भी कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किया गया 300A, ये गलत। यहाँ पे जो दिया हुआ है कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी उस समय, मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें प्राप्त करके ही भारतीय लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में वह लोकतंत्र बन सकता है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। इसका प्रयोग सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण में करती है, ये विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पहला यहाँ पे दिया है, उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता का उल्लेख है। दूसरा है कि अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं थी। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला है कि प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा कथन है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। दूसरा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा कथन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इन कथनों में से कौन से कथन सही है। यहाँ है तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति
कि किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। पहला है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, दूसरा है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कूटों को आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के मुद्दे पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे आपदस्थ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्रोत है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो है यह है अमेरिकी अधिकार पत्र से, यानी का ए का हो जाएगा चौथा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है यह ब्रिटिश संविधान से है और केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा से लिया गया है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? पॉइंट देखते हैं। जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, तीसरा है राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जिला योजना समिति का गठन जो है यह नहीं किया जाता, बाकी राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। संविधान की अनुसूची दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो एक तरफ चतुर्थ यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा है, छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र है, आठवीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ है और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, और तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सुनिश्चित करना, और चौथा है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो यहाँ पे भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा एवं चौथा। तीसरा कार्य यहाँ पे निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का योजना आयोग। तो भारत का योजना आयोग जो है यह इस संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा गठित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा संसदीय समिति, ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है। किसके संदर्भ में? तो लोक लेखा संसदीय समिति के संदर्भ में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया। पहला है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, दूसरा है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, तीसरा है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों का फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, एवं चौथा है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। तो 73वें संविधान संशोधन में सभी प्रावधान किए गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो यह बिना किसी राज्यों की सहमति के बना सकती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के नहीं पुरस्थापित किया जा सकता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा संविधान का मौलिक भाग है तथा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि केशवानंद भारती मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाली व्यवस्था को बनाए रखा तथा कहा कि संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से कथन सही हैं, तो सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है, तो कथन है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण क्या है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही, ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में औद्योगिक क्रांति के चरण दिए हुए हैं, सूची 2 में विशेषताएं हैं, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पहला तो सूती मिल का उदय हुआ था, पहला हो जाएगा, पहले का एक का दूसरा हो जाएगा। तीसरे में यहाँ पे इस्पात रसायन विद्युत उद्योग का उदय हुआ, और दूसरे में क्या हो जाएगा, तो दूसरे में है वाष्प इंजन का उदय, और चौथे में हो जाएगा पेट्रो रसायन जेट वायुयान कंप्यूटरों का उदय। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया, तो यह किया गया आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की माप का अनुमान सर्वप्रथम वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप के आधार पर वर्ष व गणना विधि दोनों में बड़ा परिवर्तन किया गया। वर्ष 2011 से राष्ट्रीय आय की गणना सिर्फ चालू कीमत पर की जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के ऋणी होने के द्वारा है। दूसरा है, भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के विदेशी ऋण के लिए देश की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ साथ निगम, नागरिक, निजी वाणिज्यिक बैंक की जिम्मेदारी होती है। भारत का विदेशी ऋण US डॉलर के साथ साथ SDR, जापानी येन, यूरो आदि वर्गमूल में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन या फिर पोर्टफोलियो निवेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश जो हैं ये पूंजीगत लेखे की रचना करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भुगतान बैंकों की निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है, भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की जो है अनुमति नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी, पैसे उधार देने की अनुमति इन्हें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे और ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, तो इनको सुमेलित करते हैं। पर्ल फिशिंग, तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल्स, पुणे, पोत निर्माण आपका हो जाएगा यहाँ पे मार्मुगाओ, और इंजीनियरिंग सामान होगा तो इंजीनियरिंग सामान जो आपका हो जाएगा यह हो जाएगा पिंजौर। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ संबद्धता दिया हुआ है इनका,
तो इनको सुमेलित करना है। MS स्वामीनाथन, तो ये हरित क्रांति से संबंधित थे। एक हो जाएगा तीसरा। LK झा, तो LK झा जो हैं आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित हैं। वर्गीज कुरियन जो हैं यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य हैं? पहला कथन है, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तीसरा है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चौथा है, दादर एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाई गई है, दशकीय वृद्धि पाई गई है। तो कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे पहला, तीसरा एवं चौथा कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट जो है यह है मद्रास रेजिमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईफाई एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को किस प्रकार की तरंगों की सहायता से वायरलेस से डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है? तो यह रेडियो तरंगों को देता है ऐसी अनुमति, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाईफाई एक महत्वपूर्ण तकनीकी है, यह एक इलेक्ट्रिक उपकरण को रेडियो तरंगों की सहायता से वायरलेस से डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। जब उन्हें निर्वात में गिराया जाएगा तो दोनों एक साथ गिरेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय फर्म, तो बहुराष्ट्रीय फर्म जो है यह अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन जो है यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे तापमान, समय, चाल, आयतन, दूरी, द्रव्यमान आदि। जिन भौतिक राशियों में परिमाण के तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आदि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थित तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है, तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। दूसरा है, दाब भित्तियों पर पड़ता है। तीसरा है, दाब तरल में हर जगह रहता है। तो यहाँ पे कौन से कथन इसके बारे में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टिभ्रम है? तो दृष्टिभ्रम इसमें से जो हो जाएंगे आपके, गोधूलि में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये यहाँ पे तीनों हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रवाह की जाती है। कारण है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण क्या है? तो इस गुण का जो कारण है यह आपका हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का ऐसा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्व बल के कारण प्रकाश भी इससे होकर नहीं जा सकता, यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ अस्थायी रूप से परिवर्तित होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन में अस्थायी रूप से परिवर्तित होता है। इस प्रकार प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान, रूम टेम्परेचर और मानक दाब पर द्रव होते हैं।
तो कौन से इसमें से द्रव होते हैं, तो ब्रोमीन और मरकरी यहाँ पे द्रव होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पारा और ब्रोमीन दोनों कमरे के तापमान पर तरल हैं। आवर्त सारणी में एकमात्र अन्य तत्व जो कमरे के तापमान पर तरल है और दबाव हैलोजन ब्रोमीन है, जबकि पारा कमरे के तापमान पर एक मात्र तरल धातु है। तत्वों जैसे कि गैलियम, सीजियम और रुबिडियम थोड़े गर्म परिस्थितियों में पिघल जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, कार्बन की ऑक्साइड है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। कौन कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तो यहाँ पे पहली और दूसरी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कारक है, दूसरी तरफ रोक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक से आपका हो जाएगा यहाँ पे माइलोसिस हो जाता है। फ्लोराइड से कौन सा रोग होगा? तो फ्लोराइड से हो जाएगा फ्लोरोसिस। धूल धूस नहीं है, ये धूल है। धूल से कौन सा रोग होगा? तो ये सिलिकोसिस हो जाएगा। और शोर से प्रेसबाइकोसिस हो जाता है। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है या डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी व्रणांधता, फोलिक एसिड रक्ताल्पता। तो विटामिन डी यहाँ पे जो दिया हुआ है व्रणांधता, ये गलत है। व्रणांधता एक एक्स लिंक लग्न वंशानुगति जो है यह रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण की सही मार्ग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वृक्क, ग्वीनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कारण है कि कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो डॉक्टर राजा रमन्ना, तो ये नाभिकीय भौतिकी से संबंधित हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं या कृषि विज्ञान से संबंधित हैं। और प्रोफेसर UR राव जो हैं या अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हैं। और प्रोफेसर मेघनाथ साहा जो हैं या किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं उष्मगतिकी एवं खगोलीय भौतिकी से। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही कूट होगा, यह हो जाएगा 2 5 3 4। 2 5 3 4 यहाँ पे सही इसका कूट होगा। तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? अतिपोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे तीनों जो हैं, तीनों के कारण से कुपोषण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? तो शीत कोष्ठ में भंडारित जो फल होते हैं अधिक समय तक इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके श्वसन दर को घटा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फल श्वास लेते हैं। फलों से निःसृत इथाइलिन फलों के पकने में सहायक होती है। शीत गृह में फलों को रखने से श्वसन की दर घटती है और फलों का जीवन काल बढ़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से, प्रकाश से, मृदा से या फिर पर्णहरित से? तो पौधे जो हैं वह अपना पोषक तत्व हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से इन्हें ऑक्सीजन तथा कार्बन प्राप्त होते हैं। पानी से हाइड्रोजन मिलता है तथा मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं या पोषक जल में विलय होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।